नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRV एजुकेशन पे। दोस्तों, हमने हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है जीके में, और हिस्ट्री में हमने स्टार्ट कर रखा है अंग्रेजों के भारत में आगमन टॉपिक को, मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ था अंग्रेजों का भारत में आगमन टॉपिक। उस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 4 कंपनियां भारत में आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, मुगल वंश के राजाओं से व्यापार करने की परमिशन मांगती है। उसके बाद हमने पढ़ा अंग्रेजों का भारत में आगमन टॉपिक। इस आगमन टॉपिक में हमने एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा था। इस टॉपिक में हमने पूरा व्यू देखा था कि किस प्रकार से भारत में व्यापार करने की परमिशंस मांगी जाती है, कौन क्षेत्र में व्यापार करने की परमिशन मांगते हैं। एक बार इसको जल्दी से रिव्यू करते हैं। मुगल वंश का जो राजा था उस समय वो अकबर हुआ करता था, और अकबर के दरबार में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था रोलेफिच। प्रथम भारत में आने वाला अंग्रेज था जिसका नाम था रोलेफिच। इसने भारत की शान शौकत के बारे में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को बताया था। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उसने एक कंपनी की स्थापना कर दी। इस कंपनी का नाम था EIC। स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा स्थापना की गई। भारत में मुगल वंश का राजा अकबर था। 14 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया जो 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए आया था। एक लंदन में कंपनी बनी, निजी कंपनी थी, लेकिन क्या हुआ 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। जेम्स फर्स्ट जो थे अगले राजा बने ब्रिटेन के, और इन्होंने एक प्रथम अंग्रेज भारत में भेजा, उसका नाम था कैप्टन हार्किंस। कैप्टन हार्किंस व्यापार की परमिशन मांगने के लिए अकबर का नाम का फरमान लेकर के आया था, लेकिन अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई थी, इसलिए अगला राजा बना था जहांगीर। जहांगीर से और कैप्टन हार्किंस की जो मुलाकात होती है मैगजीन दुर्ग में हुई थी। इस मैगजीन दुर्ग में मुलाकात के बाद कैप्टन हार्किंस ने इसको व्यापार कोठी बनाने की अनुमति दे दी। एक व्यापार कोठी बनी, इनकी बनना स्टार्ट हुई सूरत में, लेकिन बाद में यही जो व्यापार कोठी थी इसको अरबों के दबाव में, डच और पुर्तगालियों के दबाव में आकर के बंद कर दिया गया, और अस्थायी व्यापार कोठी बन गई इनकी मसूलीपट्टनम में। स्थायी बनती है 1612 में सूरत वाले स्थान पर। इनको सर टॉमस जो दूसरा अधिकारी आता है, ये दूसरा अधिकारी नूरजहां की सहायता से जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांग लेता है। अनुमति जो मांगी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र और बांग्लादेश वाले क्षेत्र की अनुमति मांगी थी। इसके आगे अब टॉपिक आ रहा है, उसको हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि इनको व्यापार EIC को व्यापार की जो अनुमति प्राप्त हुई थी वो स्थान था बंगाल। तो भारत में साम्राज्यवादी नीति सबसे पहले कौन से क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल वाले क्षेत्र में लागू हुई थी। बंगाल जो क्षेत्र था, यहाँ पर व्यापार की अंग्रेजों को अनुमति प्राप्त हुई, परमिशन प्राप्त होती है व्यापार की। अनुमति व्यापार की देने वाला राजा कौन था? जहांगीर था। किस को प्राप्त हुई थी अंग्रेज अधिकारी को? तो सर टॉमस रो को प्राप्त हुई थी। उसके बाद औरंगजेब के बाद एक नया नवाब बना, एक नया राजा बना दिल्ली सल्तनत का, मुगल वंश का। उसका नाम था उसका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर फर्रुख सियर ने अंग्रेजों से ये कहा कि आपको बंगाल में 3000 रुपए के वार्षिक वेतन पर 3000 रुपए आप हमें वार्षिक देना। इसके बदले में आप बंगाल में निशुल्क व्यापार कर सकते हो। व्यापार की अनुमति देने वाला जहांगीर, और निशुल्क व्यापार की अनुमति देने वाला जो था वो था राजा फर्रुख सियर। कितने हजार रुपए में? 3000 रुपए के वार्षिक वेतन के आधार पर इन्होंने बंगाल में निशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। उसके बाद 10,000 रुपए के वार्षिक वेतन पर 10,000 रुपए के वार्षिक वेतन पर इनको सूरत में निशुल्क व्यापार करने की अनुमति भी इसी फर्रुख सियर के द्वारा दी गई। इसलिए इसको कहा जाता है EIC का मैग्ना कार्टा। EIC का मैग्ना कार्टा फर्रुख सियर के द्वारा अंग्रेजों को या EIC कंपनी को सूरत में और बंगाल वाले क्षेत्र में 3000 और 10,000 रुपए के वार्षिक वेतन के बदले में, वार्षिक पेंशन के बदले में इन्हें निशुल्क व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। फर्रुख सियर उस समय भारत के मुगल सम्राट थे। उस समय बंगाल में नवाब होते थे, और बंगाल का जो नवाब था वो इस मुगल सम्राटों के कंट्रोल में होकर काम करता था। इन्होंने अनुमति दी थी 1717 में। अब बात कर रहे हैं बंगाल का जो नवाब होता था वो मुगल वंश के नीचे आके काम करता था। तो बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला।
बंगाल के नवाब का नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था उसके यहाँ पर अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देने वाला फर्रुखियर है, निःशुल्क व्यापार की बंगाल की। उस समय बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को खबर लगी कि बंगाल में अंग्रेज जो है वो उत्पाद मचाते हैं, इसलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया, बंगाल में वहां पर 146 अंग्रेज थे, उन 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। इस घटना को कहा जाता है द ब्लैक होल की घटना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को 22 जून 1756 को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें एक दिन और एक रात वहां रहने से 123 अंग्रेजों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। 146 में से 123 अंग्रेजों की वहां मृत्यु हो गई। इस बात का उल्लेख एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसका नाम है होलवेल। उस होलवेल ने अपनी पुस्तक द ब्लैक होल में किया है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अत्याचार किया गया। 146 अंग्रेजों को 22 जून 1756 को पकड़ करके इन्हें एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। इसे कहते हैं द ब्लैक होल की घटना। अब बंगाल के नवाब ने ईआईसी के अंग्रेजों की हत्या की है। अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज जो थे, ईआईसी जो थी, इनसे बदला लेगी। बदला लेने के लिए ईआईसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक पद बनाया गया। उस पद का नाम था गवर्नर। और गवर्नर कौन से क्षेत्र का बन करके आएगा? बंगाल का क्षेत्र का। गवर्नर कौन से क्षेत्र के आएंगे? बंगाल का। ईआईसी के द्वारा एक पद बनाया गया बंगाल का गवर्नर। गवर्नर बने थे रॉबर्ट्स क्लाइव। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं इनके। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, फिर ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, फिर अंतिम पूछेगा, फिर अंतिम गवर्नर जनरल के बाद प्रथम वाइस राय बने। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके हमने वाइस राय के पद को इसने कंपनी ने भारत के ऊपर सौंपा। वाइस राय का पद समाप्त करके फिर गवर्नर जनरल बनाए, और फिर गवर्नर जनरल के बाद फिर एक भारतीय में मात्र गवर्नर जनरल बने थे श्री राजगोपालाचारी। उनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो स्थिति आज भारत में प्रेसिडेंट की है, वही स्थिति उस समय किसकी हुआ करती थी? गवर्नर की हुआ करती थी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बनकर के आए थे, रॉबर्ट्स क्लाइव आए थे। इस गवर्नर रॉबर्ट्स क्लाइव ने इस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए, रॉबर्ट्स क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए एक युद्ध किया। युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। आप इसको कहानी की तरह ही याद करो, जल्दी याद हो जाएगा आपको। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस तारीख को? 23 जून 1757 को। ये बात कब हुई थी ब्लैक होल वाली? 22 जून 1756 को। वो कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। प्लासी का मैदान कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। ध्यान से देखने पर फिर से हमने पढ़ा है, जहांगीर ने व्यापार की अनुमति प्रदान की। नूरजहां की सहायता से सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। 1717 में नया मुगल सम्राट बना फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने 3000 रुपए के बदले में बंगाल में व्यापार करने की निःशुल्क अनुमति दे दी, और 10,000 रुपए के बदले में सूरत में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके तहत पॉइंट क्या आया? वो ये है कि ईआईसी का मैग्ना कार्टा कहा गया था, इनको व्यापार करने की फ्री में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी इस वजह से। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि भारत में जो अंग्रेज जो भारत में आए हैं, ये भारत के लिए नुकसानदायी है, और बंगाल क्षेत्र में रहते हुए बंगाल के क्षेत्र के व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाने के उद्देश्य से इन्होंने काल कोठरी बनाई। उस काल कोठरी में 22 जून 1756 को इन्होंने 146 अंग्रेजों को बंद किया, और उसमें दम घुटने से 123 अंग्रेजों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। इसे कहा जाता है द ब्लैक होल की घटना। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों की हत्या कर दी, तो ईआईसी के 146 में से 123 अंग्रेज मारे गए। तो ईआईसी ने एक नया पद बना दिया, उस पद का नाम था गवर्नर का। गवर्नर कौन से क्षेत्र के बन के आए थे? बंगाल के। कौन बन करके आए? रॉबर्ट्स क्लाइव। रॉबर्ट्स क्लाइव ने इस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए
एक युद्ध किया प्लासी का 23 जून 1757 को। लेकिन आपको बता दूं सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे या जो भी इसके बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, वो लोग सिराजुद्दौला से नाखुश थे। वो सिराजुद्दौला को हटा करके खुद राजा बनना चाहते थे या खुद नवाब बनना चाहते थे, या वो सिराजुद्दौला का विरोध किया करते थे। रॉबर्ट्स क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला का सेनापति था, सेनापति का नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति का क्या नाम है बच्चा, मीर जाफर। और मीर जाफर का एक बेटा है, उस बेटे का नाम है मीरन। मीर जाफर का पुत्र है, उस पुत्र का नाम है मीरन। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट्स क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ये कहा, यदि तुम सिराजुद्दौला की हत्या कर दोगे या सिराजुद्दौला के साथ यदि तुमने विश्वासघात किया तो हम तुम्हें बंगाल का नया नवाब बना देंगे। बंगाल का नया नवाब बना दिया जाएगा मीर जाफर को। किसने कहा है ये, रॉबर्ट्स क्लाइव ने कहा है। किसको धोखा देना है, सिराजुद्दौला को धोखा देना है। धोखा कौन देगा, मीर जाफर। युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। इस युद्ध में सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर के वहां पहुंचा। उधर अंग्रेजों के पास लगभग 50,000 की सेना, यहाँ 2.5 से 3 लाख की सेना। जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, ये मीर जाफर अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। युद्ध हुआ, उसमें सिराजुद्दौला की सेना जो थी उसमें पराजित हो जाती है। बाद में सिराजुद्दौला कहते हैं कि जंगलों में भाग गया और वहां पर बाद में मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को भेजा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी बंगाल की, वहां भाग गया था। बाद में मीर जाफर का बेटा मीरन वहां जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। तो सिराजुद्दौला की हत्या कूटनीति के तहत रॉबर्ट्स क्लाइव के द्वारा मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा करवा दी जाती है। रॉबर्ट्स क्लाइव ने करवाई थी। सिराजुद्दौला मर गया, बंगाल का नवाब। जैसे ही बंगाल का नया नवाब मरा तो यहाँ पर एक नया नवाब सामने आ गया जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बन करके हमारे सामने आ गया। हमने अभी पढ़ा है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा कर दी गई। नया नवाब कौन बन के आ गया बंगाल का, तो बंगाल का बच्चा नया नवाब बन करके आया है। नए नवाब का नाम था मीर जाफर। बंगाल का नया नवाब है मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब कब बना, प्लासी के युद्ध के बाद बना। कब तक रहा पद पर, 1757 से 1760 तक। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों के या EIC के भारत में पांव जम गए, तो कौन से युद्ध के बाद उनके पांव जम गए, तो पांव जमना कब से स्टार्ट हो गए थे उनके, प्लासी युद्ध से बाद। क्योंकि ये जो मीर जाफर था किसकी सहायता से नवाब बना था, अंग्रेजों की सहायता से। अंग्रेज अधिकारी कौन था, रॉबर्ट्स क्लाइव। प्लासी का युद्ध किस समय अंग्रेज अधिकारी, रॉबर्ट्स क्लाइव। रॉबर्ट्स क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाते हैं। ये अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहेगा, जैसा अंग्रेज कहेंगे वैसे इसको कार्य करना पड़ेगा। रॉबर्ट्स क्लाइव जो था बंगाल का नया नवाब निर्धारित कर देता है मीर जाफर को। मीर जाफर बच्चा नया नवाब बन गया। ये 57 से 60 तक अपने पद पर रहा। ये इनको भारी मात्रा में टैक्स फ्री कर रहा था, नए नए स्थान देता हुआ जा रहा था कि आप यहाँ पे व्यापार करो, वहां करो। इन अंग्रेजों को फायदा हो गया, EIC को फायदा होता जा रहा था। फिर क्या हुआ, बंगाल की प्रथम घटना हुई, बंगाल की फर्स्ट घटना 1760 में। इस फर्स्ट घटना में इस मीर जाफर को हटा करके EIC के द्वारा नया नवाब मीर जाफर का दामाद था, मीर जाफर का दामाद का नाम है मीर कासिम। मीर कासिम। बंगाल की प्रथम घटना कब हुई, 1760 में। इसमें मीर जाफर को हटा करके EIC ने नया नवाब किसको बना दिया, मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। ये मीर कासिम अब बंगाल का नया नवाब बन करके हमारे सामने आ गया। मीर कासिम बंगाल का नया नवाब कब बना, 1760 में। कब तक अपने पद पर रहा, 64 तक पद पर रहा। इसने EIC के अधिकारियों से कहा कि मैं जो हूँ आपको मीर जाफर से भी ज्यादा रियायतें दूंगा, टैक्स फ्री कर दूंगा, आप मेरे को अगला नवाब बना दो।
इसने कुछ क्षेत्र भी दिए व्यापार करने के लिए, उनको फ्री निःशुल्क व्यापार करने के दिए। लेकिन 1764 तक आते आते मीर कासिम जो था वो मीर जाफर के स्थान पर नवाब बना था। तो मीर कासिम जो था वो AIC के विरोध कार्य करना स्टार्ट कर देता है। मीर कासिम ने क्या क्या विरोध कार्य किए, अगला पॉइंट है मीर कासिम के विरोधी कार्य। ऐसे क्या कार्य किए कि AIC ने मीर कासिम को हटा दिया और इसको हटा करके दोबारा से नवाब मीर जाफर को बनाया। तो मीर कासिम के विरोधी कार्य हेडिंग है, मीर कासिम के विरोधी कार्य। अंग्रेजों की बिना अनुमति लिए उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बिना अंग्रेजों की परमिशन लिए इसने क्या किया, बंगाल की राजधानी चेंज कर दी। राजधानी का नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से इसने नई राजधानी बना दी मुंगेर। पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, फिर इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद की गई और मीर कासिम ने इसकी राजधानी नई क्या बना दी, मुंगेर, बिना अंग्रेजों से परमिशन लिए हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर जब नवाब था उस समय कहा था कि भारतीय लोग व्यापार नहीं कर सकते, भारतीय लोग व्यापार नहीं कर सकते। और इस मीर कासिम नवाब बना तो इसने कहा कि भारतीय लोग व्यापार कर सकते हैं, तो भारतीय व्यापार प्रथा को इसने शुरू किया। ये भी अंग्रेजों का विरोध हो गया। भारतीय लोग व्यापार नहीं कर सकते थे, ऐसा अंग्रेजों ने मीर जाफर के समय रूल बनाया था। इसने नया रूल बना दिया, बोले जी आप कर सकते हो व्यापार। तीसरा, एक होती थी दस्तक प्रथा। अंग्रेजों ने मीर जाफर के समय था उस समय दस्तक प्रथा प्रारंभ की, इसने दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। ये 3 पॉइंट हुए जिस वजह से अंग्रेजों को लगा ये तो हमारी कठपुतली बनकर के रह ही नहीं रहा, ये तो हमारा विरोध किए जा रहा है। मुर्शिदाबाद से राजधानी इसने मुंगेर कर दी, दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया, गुलामी प्रथा समाप्त कर दिया, व्यापार प्रथा भारतीयों के लिए शुरुआत कर दी। इसलिए इसने पटना में, इसलिए इसने एक अंग्रेज अधिकारी भेजा, उसका नाम था एलिस। और एलिस अंग्रेज अधिकारी 300 अंग्रेजों के साथ इस मीर कासिम के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा था, मीर कासिम को मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए आ रहा था। तब क्या हुआ, इस मीर कासिम के द्वारा इस एलिस के सहित 300 अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। कौन से कांड हुआ तब, पटना कांड। पटना कांड में एलिस प्लस 300 अंग्रेजों की हत्या करवा दी गई। हत्या किसने करवा दी, मीर कासिम ने। इस वजह से अंग्रेज इससे हो गए नाराज और नाराज होकर के 1764 में मीर कासिम को पद से हटाया और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नया नवाब नियुक्त कर दिया। तो बंगाल का फिर से नवाब कौन बन करके आ चुके हैं, मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बन करके हमारे सामने आ गए। दोबारा से नोट आउट करना, पहले जो नवाब बने थे वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला जो थे इन्होंने युद्ध किया था प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में मारे गए। इससे पहले उन्होंने ब्लैक होल की घटना की थी जिसमें 123 अंग्रेजों की इन्होंने हत्या करी थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मीर जाफर। मीर जाफर को बंगाल की प्रथम क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों ने हटा दिया 1760 में। 1757 से लेकर के 60 तक ये नवाब के पद पर रहे। 57 में ये नवाब बने थे, 56 में नवाब बने थे। तीसरा पॉइंट, मीर जाफर को हटा करके इसी के दामाद को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया जिसका नाम था मीर कासिम। ये 60 पे पद पर बना और 64 से पद से उनको हटा दिया गया। हटाने का रीजन क्या था, इन्होंने ये विरोध कार्य किए थे, इसलिए बंगाल की दूसरी क्रांति हो गई। ये फर्स्ट क्रांति थी, अब है बंगाल की दूसरी क्रांति। बंगाल की जो सेकंड जो क्रांति हुई, जो दूसरी क्रांति हुई, इस क्रांति के तहत कब होगी, 1764 में। इस क्रांति के तहत अंग्रेजों ने, AIC ने मीर कासिम को पद से हटाया और बंगाल का नया नवाब दोबारा से पुनः किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। तो ये छोटी सी कहानी थी जिस कहानी में हमने पढ़ा बंगाल पर किस प्रकार से इन्होंने अधिकार किया। मीर सिराजुद्दौला को मारा, मीर जाफर को हटाया, फिर मीर कासिम को बनाया, मीर कासिम को हटाया, फिर मीर जाफर को बनाया। मीर कासिम इस बात से नाराज हो गया कि मेरे को पद से आप लोगों ने हटाया है, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। मीर कासिम नाराज हो जाता है
और नाराज होकर के एक प्लानिंग करता है युद्ध करने की। मीर कासिम नाराज होकर के अंग्रेजों से बदला लेने के लिए एक प्लानिंग करता है युद्ध करने की। मीर कासिम सहायता मांगने के लिए उस समय मुगल सम्राट के पास गया, और मुगल जो राजा होते थे उस समय उनका नाम था शाह आलम सेकंड। मुगल राजा का क्या नाम है? शाह आलम सेकंड। ये मुगल राजा है जिसके पास सहायता मांगने के लिए गए थे मीर कासिम। दूसरे अवध के नवाब है जिनका नाम है सुजाउद्दौला। अवध के नवाब है सुजाउद्दौला। शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों की सेना ने मिलकर के अंग्रेजों को मारने की प्लानिंग की और एक युद्ध करते हैं। उस युद्ध का नाम आता है बक्सर का युद्ध। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर को हुआ था, 1764 में हुआ। बिहार में ये मैदान है। इस बक्सर के युद्ध में लगातार अंग्रेज जो थे, और एक जो अंग्रेज अधिकारी था जो इनसे युद्ध करने के लिए आया था उसका नाम था हेक्टर मुंगरो, और मीर कासिम और मुगल राजा शाह आलम सेकंड तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला, तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के जिस अंग्रेज अधिकारी के साथ युद्ध किया उसका नाम था हेक्टर मुंगरो। तो ये अंग्रेज अधिकारी था जो युद्ध करने के लिए आया। क्वेश्चन पूछता है प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था और बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो 22 या 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बिहार में मैदान है। इस युद्ध में हेक्टर मुंगरो विजयी हुआ। बाद में मीर कासिम की अंग्रेजों के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। मुगल राजा शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब सुजाउद्दौला भी इसमें हार जाते हैं। जीत कौन गया? हेक्टर मुंगरो। यानी कि बक्सर के युद्ध में कौन जीत गए? अंग्रेज विजयी हो गए। अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज विजय हो गए, विजयी हुए अंग्रेज इस युद्ध में। अंग्रेज जब इस युद्ध में जीत जाते हैं तो भाई अंग्रेजों के पूर्णतः भारत में क्या जम गए? पाव। पीछे हमने पूछा था कौन से युद्ध में अंग्रेजों के पाव जमने स्टार्ट हुए, तो प्लासी युद्ध में। प्लासी युद्ध किस तारीख को हुआ था? 23 जून 1757 को। अंग्रेजों के भारत में पाव कौन से युद्ध के बाद जम गए? तो बक्सर युद्ध में। ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कौन सी तारीख थी? 22 या 23 अक्टूबर 1764 की तारीख थी। इस तारीख में 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर 1764 की जो तारीख थी, इसमें अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुंगरो तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है। बंगाल का फिर से नवाबी गवर्नर बनाया जाता है। बंगाल का फिर से गवर्नर बनाया जाता है। फिर से गवर्नर वही बन करके आएंगे जो प्लासी के युद्ध में गवर्नर थे। तो बंगाल का पुनः गवर्नर बनाया गया, वो था रॉबर्ट्स क्लाइव को। बंगाल का दोबारा से गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट्स क्लाइव को। अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसने गवर्नर के रूप में 2 बार भारत में शासन किया तो रॉबर्ट्स क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर बन करके आए रॉबर्ट्स क्लाइव, दोबारा से फिर से गवर्नर बन करके आए। अब अंग्रेजों ने सोचा, कूटनीति लगाई कि यदि हमने जब मुगल वंश का राजा को ही हरा दिया है, शाह आलम सेकंड को हरा दिया है, तो हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है भारत पे कंट्रोल करने के लिए। तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट्स क्लाइव को दोबारा से बंगाल गवर्नर बनाया गया और रॉबर्ट्स क्लाइव ने प्लानिंग की, एक संधि करते हैं। उस संधि का नाम आता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। 2 तारीख को होगी। एक है 12 अगस्त 1765 और एक है 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 के तहत अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स क्लाइव ने मुगल राजा शाह आलम सेकंड को ये कहा कि हम आपको 26 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे आपको, इसके बदले में लगभग पूरे भारत पर, उस समय तो कौन सा क्षेत्र था? सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और इन क्षेत्रों पर अब हमारा अधिकार होगा व्यापार करने का। तो ये अधिकार क्षेत्र मांग लिया। कितने लाख रुपए के बदले में? तो लाख थे 26 लाख रुपए के बदले में। इसके बदले में इस रॉबर्ट्स क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए प्लस इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया।
इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया। बोले जी आप इलाहाबाद के क्षेत्र में भी आप निवास करोगे, लेकिन वो इलाहाबाद का क्षेत्र किसके पास हुआ करता था? अवध के राजा सुजाउदौला के पास। और सुजाउदौला के पास दोबारा संधि होगी तो 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि करी रॉबर्ट्स क्लाइव ने। इस संधि के तहत रॉबर्ट्स क्लाइव ने इलाहाबाद का क्षेत्र सुजाउदौला से लेकर के और इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया 50 लाख रुपए का। कहा कि आपको इलाहाबाद का क्षेत्र और 50 लाख रुपए जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ेंगे। इसमें से 26 लाख रुपए जो थे पहले ही इन्होंने अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करने के लिए, व्यापार के लिए, ये किसको दे दिए? शाह आलम सेकंड को दे दिए थे। और इलाहाबाद का क्षेत्र जो था सुजाउदौला से लेकर के किसको दे दिया? इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम सेकंड को दे दिया। तो ये पॉइंट आया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि। अब अंग्रेजों को लगना ये स्टार्ट हो गया कि अब तो पूर्णतः भारत पर अधिकार हो सकता है। टॉपिक भी अपना अंग्रेजों का भारत में आगमन टॉपिक है। अंग्रेजों ने किस प्रकार से कूटनीति की और कूटनीति करने के तहत इन्होंने भारत पर अपना अधिकार किया। तो हमने अभी तक की जो वीडियो है उन वीडियो में देखा है कि अंग्रेजों का जो भारत में आगमन टॉपिक है वो किस प्रकार से भारत में आकर के लोग व्यापार करते हैं। पहला हमने टॉपिक पढ़ा आधुनिक भारत का इतिहास का। इस टॉपिक में आया पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में आए तो पुर्तगालियों ने कोचिन में इनको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। ये आगमन है, इनकी शुरुआत है। डच आए भारत में व्यापार करने के लिए, मसूलीपट्टनम स्थान पे इनको व्यापार मिला। अंग्रेजों को इस सूरत में मिला था, फिर मसूलीपट्टनम में अस्थायी बन गई, सूरत में इनकी स्थायी व्यापार कोठी आ गई। उसके बाद फ्रेंच आए, सूरत में इनको व्यापार कोठी मिलने की अनुमति मिल गई इनको। उसके बाद हमने पढ़ा है अंग्रेजों का भारत आगमन चैप्टर में ही दूसरा चैप्टर आता है, उसका नाम है मुगल वंश का राजा था उस समय अकबर, EIC की स्थापना। मुगल वंश का राजा था अकबर। अकबर के दरबार में एक अंग्रेज रहा करता था जिसका नाम था रोलेफिच। रोलेफिच प्रथम भारत में आने वाला अंग्रेज था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा EIC की स्थापना की गई। स्थापना की गई। एलिजाबेथ प्रथम की 1603 में मृत्यु हो गई। इधर जहांगीर नया राजा बना। अकबर की मृत्यु के बाद जेम्स फर्स्ट के द्वारा 2 अंग्रेजों को भेजा गया था। पहला जो अंग्रेज है उसका नाम कैप्टन हार्किंस था। दूसरा जो अंग्रेज है उसका नाम सर टॉमस रो था। कैप्टन हार्किंस को मनसबदारी दे दी गई, व्यापार बनाने की अनुमति, कोठी बनाने की अनुमति दे दी गई। सर टॉमस रो ने नूरजहां की सहायता से जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अनुमति प्राप्त करने वाला स्थान बंगाल था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का बांग्लादेश वाला क्षेत्र इसमें शामिल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है दूसरा चैप्टर इसी चैप्टर का ही कि एक बंगाल का नवाब बना जिसका नाम मुगल राजा बना जिसका नाम था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने कहा कि 1717 में कहा 3000 रुपये हमें वार्षिक देना और निःशुल्क रूप से आप व्यापार करना, और 10,000 रुपए के वार्षिक रूप से आपको व्यापार करना है तो सूरत में निःशुल्क व्यापार कर सकते हो। इसका EIC का मैग्ना कार्टा कहा गया। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला ने 123 अंग्रेजों की वहां पर हत्या करवा दी गई। ब्लैक होल की घटना कहा जाता है इसको। ब्लैक होल की घटना के विरोध में करने के लिए EIC ने गवर्नर का पद बनाया गया। गवर्नर का पद जो बना वो रॉबर्ट्स क्लाइव बन करके आया। रॉबर्ट्स क्लाइव ने प्लासी का युद्ध किया। युद्ध में जो थे मीर जाफर क्या जो सेनापति था, मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का, इसके द्वारा धोखा दे दिया गया। सिराजुद्दौला बाद में मारा जाता है। सिराजुद्दौला की हत्या होने के बाद अगला जो नवाब बनता है वो मीर जाफर बनता है। मीर जाफर 57 से लेकर के 60 तक नवाब बनता है। मीर जाफर 57 से लेकर के 60 तक बंगाल का नया नवाब बनता है। ये मीर जाफर अंग्रेजों को रियायतें देता है, टैक्स फ्री करता है। बाद में इसी का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम बोला जी मैं आपको ज्यादा टैक्स फ्री कर दूंगा, ज्यादा क्षेत्र दे दूंगा व्यापार करने के लिए। तो मीर कासिम 60 से 64 तक बंगाल का नवाब के पद पर रहा। 64 में इसने क्या किया कि अंग्रेजों का विरोध कार्य करना स्टार्ट कर दिया। बंगाल की राजधानी चेंज कर दी। पहले बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद, उसको मुंगेर कर दिया। भारतीय व्यापार नहीं कर सकते थे, इस प्रथा को शुरू कर दिया। दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। पटना कांड में एलिस अंग्रेज अधिकारी से 300 अंग्रेजों की इन्होंने हत्या करवा दी। इस वजह से बंगाल की सेकंड क्रांति हुई और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। मीर कासिम इस बात से नाराज हो गया और नाराज होकर के सहायता मांगने के लिए, ये उस समय मुगल सम्राट थे जिनका नाम था शाह आलम सेकंड, इनसे सहायता मांगने के लिए गया। और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। इन दोनों की संयुक्त सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना, तीनों की सेना ने मिलकर के युद्ध किया। युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। बिहार में मैदान है। 22 से 23 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुंगरो थे और हेक्टर मुंगरो ने क्या किया, इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम इसमें मारा जाता है। जैसे ही मीर कासिम मारा गया और ये मुगल राजा शाह आलम सेकंड इसमें पराजित हो जाते हैं
तो नया गवर्नर फिर से आ जाता है, बंगाल का गवर्नर बन करके आए, दोबारा से गवर्नर के रूप में रॉबर्ट्स क्लाइव। रॉबर्ट्स क्लाइव ने एक संधि कर ली, संधि का नाम आ गया इलाहाबाद की संधि। संधि कब होगी? 1765 को होगी। कौन कौन तारीखों को होगी? 12 अगस्त को, और दूसरी है 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट्स क्लाइव ने शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया और बोले कि भारत के अधिकार क्षेत्र पर हम व्यापार करेंगे। 16 अगस्त 1765 को अवध के नाम सुजाउद्दौला से संधि की गई और रॉबर्ट्स क्लाइव ने इलाहाबाद और 50 लाख रुपए के बदले में उन्होंने पूर्णतः अवध वाले क्षेत्र पर इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है अंग्रेजों के भारत में आगमन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये, प्लासी का युद्ध, पहले ब्लैक होल की घटना, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, और फिर आता है इलाहाबाद की संधि। ये अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, कब हुआ था, क्या हुआ था, ये हमने अभी तक बताया है कि EIC किस प्रकार से मुगल वंश पर अधिकार करती है। तो मुगल वंश के राजा इसके कंट्रोल में आ चुके हैं EIC के। अब इनको कंट्रोल में करना है 565 राजा महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को कंट्रोल में करना है तो इनके ऊपर क्या रूल लेकर के आएगी, फिर जनता को किस प्रकार से कंट्रोल करेगी, ये हम अभी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे वाली क्लास में राजा महाराजाओं को जनता के कंट्रोल में पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।